बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि लगभग आधी शताब्दी हो गई है बने हुए ही। आधी शताब्दी के मायने होते हैं। और मुझे सौभाग्य मिला कि आधी शताब्दी पहले जब इसकी स्थापना हुई, इंदिरा जी ने की थी, तब मैं पहला अध्यक्ष बना था राजस्थान के अंदर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आधी शताब्दी पहले अध्यक्ष बनने वाला और आधी शताब्दी का जो 51 वर्ष है, जब अभिषेक चौधरी बैठे हुए यहाँ पर 50 साल पहले और 50 साल के बाद में, कितनी पीढ़ियां कितने जनरेशन एक के बाद एक आती गई है। इसलिए मुझे गर्व है कि जो इंदिरा जी ने जो कल्पना की थी, किस प्रकार देश की छात्र शक्ति को जोड़ा जाए राजनीति के अंदर, देश के नवनिर्माण के अंदर, देश के भविष्य के लिए। और मैं समझता हूं कि उस वक्त कोई नाम जानते नहीं थे एनएसयूआई की स्थापना के वक्त में, जब हम लोग बने थे। ये झंडा जो आपका एनएसयूआई का है, ये उस वक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मिस्टर कुमार मंगलम, PR कुमार मंगलम, उस जमाने का बना हुआ है। तब हम लोगों ने सबने सहयोग दिया था झंडे के डिजाइन करने के लिए, मोनोग्राम के लिए, कलर के लिए। जंतर मंतर दिल्ली में इसका ऑफिस था। तब से लंबा सफर तय करते करते 50 साल आज हो गए। और मुझे भी सौभाग्य मिला देश के अंदर पहला एनएसयूआई का मेंबर पार्लियामेंट बनने का। पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल में इंदिरा जी के साथ उप मंत्री बनने का, और पहला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा राजस्थान के अंदर। जब मैं यूथ कांग्रेस की मेरी एज थी 34 साल की, तब मैं बन गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। इस प्रकार से मुझे 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 3 बार AICC का महामंत्री और 3 बार तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने बैठा हुआ हूं। ये तमाम जो है, ये एनएसयू का झंडा, इसका मान सम्मान कायम रखना मेरा भी कर्तव्य बनता है। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी मौका मिलता है मुझे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर एनएसयूआई की बात आती है, तो मेरी प्रायोरिटी एनएसयूआई रहती है। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री था तब भी, और चाहे मैं किसी पद पे रहा हूं तब भी। और तमाम AICC वाले लोग जानते इस बात को। और जब मैं प्रभारी बना AICC के महामंत्री के रूप में एनएसयूआई का, यूथ कांग्रेस का, सेवा दल का, महिला कांग्रेस का, तभी सबसे मेरे दिल के नजदीक कोई रही तो एनएसयूआई रही थी। इस रूप में हमेशा मैंने एनएसयूआई को प्रेफरेंस दी है, क्योंकि उसका कारण भी है। प्यारे तो सब है, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे वो सेवा दल हो, पर क्योंकि छात्र शक्ति जो है जीवन में, छात्र पढ़ते हैं कॉलेज और स्कूलों के अंदर, तब से वो जुड़ते हैं। और विचारधारा के आधार पर जुड़ना बड़ी बात होती है। उस वक्त उसको तय करना पड़ता है कि मुझे किस दिशा में जाना है। एनएसयूआई कांग्रेस की विचारधारा, जो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद की दी हुई है जब अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था। या मुझे दूसरी विचारधारा की तरफ जाना है, ये उसको तय करना पड़ता है। और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के जो विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा और देश का संविधान एक ही भावना रखता है। लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता के आधार है। वही इस देश को एक अखंड रखे हुए हैं, चाहे कितनी बड़ी चुनौती आई हो। आजादी के पहले तो ही चुनौती का मुकाबला सबने किया। लोग जेलों में बंद रहे, भगत सिंह और उनके साथी लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, लाठें खाई, गोलियां खाई अंग्रेजों के वक्त में, और जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू तो 10 साल तक जेल में बंद रहे थे। अनेकों बार जेल यात्रा करी सबने, महात्मा गांधी से लगा के सब लोगों ने।
वो इतिहास लंबा इतिहास है, परंतु आजादी के बाद में भी 70 साल लगभग हो गए और देश में अनेक भाषाएं हैं, समझ में आती नहीं लिखा हुआ क्या है। तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, आसामी। आप कल्पना कीजिए, भाषाएं अलग अलग तरह की है, जातियां अनेकों हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब रहते हैं और कई चुनौतियां आई देश के सामने, पर उसका मुकाबला किया अपनी नीतियों से, देश को एक अखंड रखा। रशिया जैसा मुल्क जो हमारा मित्र था, अमेरिका के बराबर की ताकत थी जमाने के अंदर, बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी ने, जब मित्र हमारा था रशिया और अमेरिका की धमकी के आगे इंदिरा गांधी नहीं झुकी और 7वां बेड़ा आया था उनका समुद्र में, उसकी परवाह नहीं करी, जो लैस था एटॉमिक एनर्जी से। वो वक्त भी हमने देखा है, क्योंकि मुझे भी उस वक्त में बांग्लादेश के बॉर्डर पर शरणार्थी शिविरों में काम करने का सौभाग्य मिला था, सेवा का। मैं खुद गया बॉर्डर पर उस वक्त 71 के वार के अंदर, तो मुझे मालूम है कि वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। इस रूप में एक तरफ तो चुनौतियां और दूसरी तरफ उसका मुकाबला करना। इंदिरा गांधी जैसी नेता ने बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, बल्कि दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा कि लगभग 90,000 से अधिक पाकिस्तान के जनरल, कर्नल, मेजर, कैप्टन, सैनिक, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हों हिंदुस्तान की फौजों के सामने और सरेंडर कर दिया हो, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। वो इंदिरा गांधी थी, जिसका मोदी जी को नाम लेते हुए शर्म आती है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, उनको मालूम था मेरी जान चली जाएगी, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। पंजाब अलग होने का, कितने, आपकी नई पीढ़ी को मालूम नहीं है कि कितने लोग मारे गए थे उस वक्त में, कितने लंबे अरसे तक, कभी 50 एक दिन में, कभी 60, बस में, ट्रेन में, पता नहीं क्या क्या होता था आतंकवादियों द्वारा, खालिस्तान के आतंकवादियों द्वारा। उसका मुकाबला किया इंदिरा गांधी ने किया प्रधानमंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जान चली गई, सीना छलनी कर दिया गया उनका, वो शहीद हो गए देश के लिए। राजीव गांधी शहीद हो गए, वो चाहते थे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो, आतंकवाद के शिकार हो गए। ये जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये भी लोकतंत्र की कृपा है इनके ऊपर। और लोकतंत्र किसने दिया? कांग्रेस ने दिया देश को, महात्मा गांधी ने दिया, पंडित नेहरू ने दिया, सरदार पटेल ने दिया, और अंबेडकर ने बना संविधान, मौलाना आजाद ने दिया। तो आप सोच सकते हो आज जो सत्ता में बैठे हुए इनको अवसर मिला क्योंकि देश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान की तरफ बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, बार बार सैनिकों के कमांडर लोग कब्जा करते सत्ता के ऊपर, शासन चले, 4-5 बार की घटना हो चुकी है वहां पर यहाँ पर तो चाहे कैसी भी स्थिति आई हो, एक सेकंड नहीं लगा, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, एक सेकंड नहीं लगा, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी, राजीव गांधी ने सत्ता सौंप दी वीपी सिंह जी को, जिन्होंने बोफर का झूठा हवा खड़ा किया था देश के अंदर। और तो आप सोच सकते हो कि ये आज सत्ता में बैठे हुए इन्होंने एक उंगली नहीं कटाई अपनी आजादी की जंग के अंदर, उंगली नहीं कटाई। ये भी तो इनकी पार्टी बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस और बीजेपी को पूछो आपने अपनी एक उंगली कटाई क्या? देश के लिए आपको एक दिन के लिए जेल गए क्या? एक दिन के लिए, 10 साल से छोड़ दो। क्या आपने भाग लिया क्या आपने आजादी की जंग के अंदर? क्या आप अंग्रेजों के साथ मिले हुए नहीं थे क्या? उनकी भाषा नहीं बोलते थे? इनकी आत्मा जानती है, इनके नेता जानते हैं, सब जानते हैं। फिर भी आज सत्ता में आने के बाद कहते हैं कि 70 साल में क्या क्या कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ने मुल्क आजाद हुआ तो बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, देश के लोग बिजली क्या होती नहीं समझते थे। वो हालात थे, सुई बाहर से आती थी, बड़े बड़े बांध, पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी, बड़े बड़े कल कारखाने, इसलिए कि हम आने वाले फ्यूचर के अंदर आत्मनिर्भर बने
हमें डिपेंड नहीं रहना पड़े दूसरे मुल्कों के ऊपर, जबकि दूसरे मुल्क चाहते थे विकसित राष्ट्र कि क्या जरूरत है बड़े बड़े कल कारखाने खोलने की नेहरू को, तब भी उन्होंने दूरदृष्टा बनकर के फैसले किए जिसका लाभ आज मिल रहा है। आज हम आत्मनिर्भर हैं, जबकि आज पाकिस्तान वाले मुल्क भी आज दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में निर्भर रहते हैं। तो लंबी कहानी है। इंदिरा गांधी जी ने सोच समझ के जिसकी स्थापना की, उसकी स्थापना मनाने का सौभाग्य मिला है अभिषेक चौधरी और उसकी टीम को, और हमारे राष्ट्रीय कुंदन को। कुंदन भी बड़ा प्यारा नौजवान है, नीरज कुंदन, और पूरे देश के अंदर हलचल मचवा दी है आपके कुंदन ने भी, और वो श्रीनिवास, दो नौजवान ऐसे हैं अभी जिनको पूरा देश वाच कर रहा है कि यूथ कांग्रेस NSY ने जो कोरोना के अंदर काम किया बेमिसाल, और जो किसानों के आंदोलन में भाग लिया है। पहली बार मीडिया को मजबूर होकर के दिखाना पड़ रहा है NSY यूथ कांग्रेस को, जो पहले मैंने कभी नहीं देखा। राजस्थान में भी अभिषेक चौधरी ने कमाल कर दिया है। मुझसे तो मिलना इनका नहीं हुआ है, परंतु जो मैं सुनता हूँ बड़े बड़े नेताओं से इसके बारे में कि ये बाकायदा नए नए प्रयोग करता रहता है, नए नए फैसले करता है, और उसी रूप में ये आप सबको बिजी रखता है। और आगे बढ़ने की यही एक रास्ता है जो आपने चुना है। मैंने भी इस प्रकार से ही NSY के अध्यक्ष के रूप में मैंने राजस्थान को छान मारा। उस वक्त में ये झालावाड़ गांव की तरह था, आंधी चलती थी वहां पर। आज तो वसुंधरा राजीनामा मिनी सचिवालय बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज आ गई, सब कुछ हो गया। पर जब मैं जाता था तो वहां आंधी चलती थी, मुख्यालय पे भी ये हालात थे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सारा मैंने उस जमाने के अंदर राजस्थान में देख लिया। कोई जिला छोड़ा ही नहीं मैंने, चाहे मैं प्रदेश अध्यक्ष बना कांग्रेस तब भी, और जितना मैं दौड़ा हूं उस जमाने के अंदर वो मेरा आज भी काम आता है। उस जमाने में 50 साल का सफर करते करते कितनी बार मैं गया हूँ जिलों में, ब्लॉक में, गांव में। और हमारी कहावत है मारवाड़ी में, फिरे जी को चरे। जितने बैठे हुए NSY के साथी, इनको मैं कहना चाहूंगा कि जितना व्यक्ति फिरेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा, ये दिमाग में रखें। ये तो सदियों पुरानी कहावत है और आज भी लागू होती है। तो जितना फिरोगे, अभी एक अवसर मिला आपको, इसको भी आप एक अवसर के रूप में लो। ये जो चैलेंज है आज हमारे 44 पार्लियामेंट में, 54 पार्लियामेंट में आए हैं 2 बार, ये हमारे चुनौती भी है और आपके लिए अवसर भी है। इंदिरा जी जब चुनाव हार गई थी तो कई लोग टिकट लेने के तैयार नहीं हुए पार्लियामेंट असेंबली के, तो मैंने टिकट लिया असेंबली का। उस वक्त मैं 4000 वोट से हार गया, और उस वक्त हमारे कई नेता 35,000 40,000 से हारे थे। 4000 के हारना मेरी क्वालिफिकेशन बन गई, और मुझे कांग्रेस जिला अध्यक्ष बना दिया गया जोधपुर का, और मैं बन गया बाद में पार्लियामेंट के नंबर 80 के अंदर। ये अवसर होते हैं, इसको अवसर बदल दो आप लोग। ये चमारी चौपन की बात छोड़ दो। राहुल गांधी जिस प्रकार से मुकाबला कर रहा है, आप कल्पना करो एक व्यक्ति अकेला देश के अंदर मोदी का मुकाबला कौन कर रहा है? तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पता नहीं कहां चली गई है। बड़ी बड़ी नाम थे, बड़े बड़े काम थे उनके, सरकारें बनी हुई थी उनकी, सपा बसपा CPM CPI। कांग्रेस के जब शासन थे, राज था, कांग्रेस का रुतबा था तो उनका भी रुतबा था, क्योंकि लोकतंत्र की परंपरा को निर्भर कांग्रेस करती थी, तो सबको मौका देती थी आलोचना करने का, बोलने का, काम करने का, संघर्ष करने का और आगे बढ़ने का। सरकार इसलिए बनती थी। आज तो सरकारें गिराने के षड्यंत्र हो रहे हैं देश के अंदर, कई फ्रॉड हो रही है, विधायकों की हो रही है, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी,
के साथ में आपके ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स खुले रूप में जो दबाव पड़ रहा है इनके ऊपर, कोई कल्पना कर सकता है? देश की दिशा में जाएगा, ये चिंता सबसे अधिक होनी चाहिए तो एनएसयू के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर आपका है। आने वाले वक्त में आपको देश को संभालना है, प्रदेश को संभालना है। सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए छात्रों को, युवाओं को होना चाहिए। उनको पूरे जो अखबार में आर्टिकल आते रहते हैं आजकल, तो पता वो जो ऑनलाइन मीडिया, वायर और प्रिंट और पता नहीं क्या क्या है, उन सब में आर्टिकल आते रहते हैं अच्छे से अच्छे। स्टडी पूरी होनी चाहिए आपकी। नॉलेज इज पावर। जितना आप ज्ञान अर्जित करोगे, नॉलेज रखोगे, उतनी आप शक्तिशाली बनोगे। उसी रूप में आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। नए नए आपने किसान अभियान में भाग लिया, आप लोगों ने जवाहर विचार मंच बनाया, आपने साइकिल यात्रा निकाली, आपने शाहजहांपुर तक किसान छात्र महापंचायत कर ली, आदम का चित्र लगा दिया आपने दीवारों पर, इंदिरा गांधी की जयंती मना ली। मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक प्रतियोगिताएं आपने कर ली, प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों के बाहर। इस प्रकार से आपने कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि बीजेपी वाले झूठ बोलने में माहिर है। हमारी कमजोरी है कि सरकार कितने अच्छा काम भी कर ले, सरकार हमारी होती है तो हमारे जो स्टूडेंट विंग, यूथ विंग, फ्रंटल वाले ये काम करते हैं, बताते लोगों को, पर और ज्यादा पता निकाल सकता है। क्योंकि मैंने देखा बीजेपी के शासन होते हैं, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य में हो, काम तो करते कम, ऐसा मार्केटिंग करते हैं कि पूरी पब्लिक में लगता है कि बस यही काम करने वाले लोग हैं। उल्टा हो रहा है यहाँ पर। इतनी बड़ी बड़ी योजना ले आओ जो एक प्रकार से मिसाल बनती है देश के अंदर, पर वो योजनाएं खाली वो मिसाल बन के रह जाती है, लोगों को समझने वाला कोई नहीं है। विज्ञापन देखिए आप, इनसे कोई बेशर्माई से विज्ञापन देते हैं लोग। और कोविड में आर्थिक स्थिति खराब है, केंद्र की भी राज्यों की भी, हमें तो चिंता लगी रहती है, ये पैसा पब्लिक का है, हम तो ट्रस्टी हैं जो शासन में हैं, वो परवाह नहीं कर रहे हैं। जो चाल चरित्र चेहरा बताते थे वो देश को, बीजेपी वाले, जनसंघ वाले और आरएसएस वाले, हमारी चाल, हमारा चेहरा, हमारा चरित्र बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, मिल गया आपको अलग। अच्छे दिन आ गए, काला धन भी आ गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने लगे प्रतिवर्ष। क्या क्या जांचें दी इन लोगों ने, और 70 साल में क्या किया। तो ये तमाम बातें कहीं इतनी कम है। इतने मैं कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके जो स्कीमें हमारी घोषणा बजट की है उसको भी आप देखें। मेरी रिप्लाई है उसके अंदर, वो भी घोषणा होती है। अब चिरंजीवी योजना की बात चली, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास और हरी चौधरी कह रहे थे आपको। आप मुझे बताइए, एक योजना लाए हैं पूरे प्रदेश के लिए, 7 करोड़ से अधिक जनता प्रदेश में है, हर परिवार को 5 लाख का बीमा होगा फ्री के अंदर, पूरा प्रीमियम 3,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार, खर्च करेगी। उनकी जो योजना है इनकी आयुष्मान भारत के नाम से केंद्र की, वो 300 करोड़ रुपए देगी मुश्किल से उसके अंदर, हमने उसको छोड़ दिया। खाली उसको उनके लोगों ले लिया जो इसमें कवर होंगे, 300 साढ़े 300 करोड़ मिलेंगे उसमें से, भाई 3,000 से अधिक करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उसका नाम लिखा हमने चिरंजीव, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना। अब आप कल्पना कीजिए, अगर आप जहाँ एनएसयू वाले साथियों में कहना चाहूंगा, अगर आप अपने वार्डों में, अपने क्षेत्रों में अगर इस एक काम को हाथ में ले ले, क्योंकि राजस्थान बहुत आगे निकल चुका है। राजस्थान में पहले पिछले टर्म में जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तब हमने फ्री मेडिसिन और फ्री
दवाइयाँ शुरू की थी, प्री दवाइयाँ और प्री टेस्ट शुरू किए थे बुजुर्गों के लिए। सीटी स्कैन, एमआरआई सब फ्री। और अभी कोरोना के अंदर आप देखिए, सीटी स्कैन से लगा के 40,000 तक इंजेक्शन है उसके अंदर, कई सारे फ्री दे रहे हैं हम लोग। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है देश के अंदर जो पूरा इलाज फ्री कर रहा है। पड़ोसी राज्यों के लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए। एसएमएस का जो मान सम्मान बढ़ा है देश के अंदर, बेमिसाल बढ़ा है। राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत कर दिया कोरोना का। कैसे ही कोरोना होगा, आप भी जरा इसमें वॉलंटियर बन करके लोगों को समझाएं मास्क लगाना जरूरी है। मुझे खुशी हुई कि आज आप बैठे हुए हो, अधिकांश लोग मास्क लगा के बैठे हुए हो। उसके लिए भी अभिषेक चौधरी को मैं बधाई दूंगा, क्योंकि यही बचाव है आपका। और इतना भयंकर फैल रहा है, आप इसे कल्पना कर लीजिए कि पूरे साल पर 2020 के अंदर पूरे साल में जो पीक समय आया था, सबसे अधिक मरीज थे, उससे ज्यादा मरीज जो है अभी आ गए अप्रैल के अंदर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कल प्रधानमंत्री के साथ में विजिट थी, पूरे देश में हालात यही बन गए हैं। हम तो कंट्रोल किए हुए, फिर भी महाराष्ट्र तो आज 40-50 हजार के रन लग गए पर डे। स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई वहां पर। वहां गांव तक पहुंच गया कोरोना। छत्तीसगढ़ के सीएम कल बोल रहे थे उस बीसी के अंदर पीएम के साथ में कि जो हमारे इलाके लगते हैं महाराष्ट्र से, वहां सब गांव में पहुंच गया है। राजस्थान बचा हुआ है गांव में, पर आज जो गुजरात से लोग आ रहे हैं गांव के अंदर, डूंगरपुर में, उदयपुर के अंदर, हमारे यहाँ पहुंच गया बांसवाड़ा में, जालोर के अंदर। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, ये सब काम है, पर ये चेंज योजना जो लाए हैं, अगर आप लोग ऐसे वक्त में, मैंने आपको इसलिए कहा कि मेरे कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। जब मैं पहली बार एनएसए में था, चुनाव जब इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी और हालात बड़े गंभीर हो गए थे, तो जो प्रतियोगिता थी अमेरिका लेने की, वो 5% रह गई थी। अमेरिका मिल गया, बड़ा आवश्यकता मुझे तो टिकट नहीं मिलता एनएसए अध्यक्ष के रूप में। तो आज मैं इस उम्र में भी टिकट मांगता फिरता। लोगों को कहता अब तुम टिकट दो एक बार, तो एमएलए कम से कम। तो भैया आप सुनो, आप सब लोग जो है इस अवसर का फायदा उठाओ। अभी चमारी जो चौपन वाला मामला है, राहुल गांधी चाहते हैं नौजवान पीढ़ी आ गया है, उन्होंने इस रूप में चुनाव भी करवा दिया, हम लोगों के कॉम्पिटिशन करवा दिया एनएसए यूथ कांग्रेस के अंदर। उन्होंने एक मैसेज दे दिया देश को भाई के पुरानी पीढ़ी के साथ में नई पीढ़ी को आगे लाएंगे, ला भी रहे हो। और जब हम लोग अभी 44 से 54 में रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि चांस ज्यादा है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर युद्ध के लिए। इतनी स्थिति पैदा कर दो कम से कम क्षेत्र में कि जनता के जबान पे नाम आ जाए। अगर आप एक्टिविटी करेंगे, अगर हम मान लो चिरंजीव को लेकर पैम्पलेट छपा दो, आप एग्जाम में देवा पैम्पलेट छपाए, आपने अपनी फोटो लगाई जिला अध्यक्ष की या यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष की, आपने बदले अध्यक्ष की फोटो लगाई, पैम्पलेट बांध दिया आपने डिटेल्स के अंदर, ये चीनी योजना सरकार हमारी सरकार की है। करना क्या आपको, और आपने घर घर जाकर के समझा दे लोगों को। पहले आप खुद समझो, उसमें एनएफएसए वाले जो है, फूड सिक्योरिटी वाले, या उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है उनको वहां पर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों को जरूरत है कि वो एक फॉर्म भर दे, वहां पे फॉर्मेलिटी कर दे, रजिस्टर करा नाम अपना, खाली कुछ फ्री करना है। पैसे वाले हैं तो 850 रुपए देना है खाली उनसे, और 5 लाख का बीमा है उसका। अगर 1 महीने तक नहीं किया उसने, और ये 1 महीने बाद 3 महीने बाद लगूंगा वापस नेक्स्ट बैच के लिए, तो उसमें अगर बीच में कोई बीमार पड़ गई, परिवार के लोग 2 लाख रुपए का बिल बन गया, 2 लाख देने पड़ेंगे, बीमा कंपनी देगी नहीं। इतना बड़ा काम है, पूरा आपको अप्रैल मिला हुआ है, इस काम को एनएसए आज ले सकती है एक प्रोग्राम लेकर के, उसकी हैसियत बढ़ती है। लोग तो समझते नहीं है। हमने
हमने ये सब काम करके हमने हैसियत बढ़ाई है। अगर आप जितना खुद काम करोगे उतना ही लोग कहेंगे कि कोई हमारे घर घर आके हमें समझा रहा है और फॉर्म भरवा रहा है, या जो इन मित्र में राष्ट्रीय वाली सेवा केंद्र में चालू हो गया, वहां पर कैंप लग गए हैं। तमाम काम आप खुद करवाओगे, एक साथ खड़े रहकर समझाओगे लोगों को, ऐसा आपका मानेगा, लीडर आपको मानने लगेगा। और जब पहचान बन जाती है क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके बाद में फर्क पड़ जाता है। किस प्रकार से जब नाम आता है एमएलए के उम्मीदवारों में, पब्लिक में जब सर्वे होते हैं, सतही बहुत चांस बढ़ जाते हैं आगे बढ़ने के, टिकट मिलने के। ये मौका तो पता नहीं है नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये मौका आपके हाथ में आया है और आपको इस मौके को अवसर में बदलो, और किसी ढंग से आप जो योजना, एक तो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया आपको, कई एग्जाम्पल आपके लिए। अगर आप काम आकर लेते हैं, आपके गर्ल्स जो छात्राएं हैं उनके लिए बड़ी घोषणा की हुई है, उनको चाहिए वो गाँव जाकर के अगर महिलाओं को समझाए। आप देखिए पिक्चर पैड में तो देखिए 51वां स्थापना दिवस एनएसयूआई का कार्यक्रम में जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और कहा भी कि 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है और एनएसयूआई की बात करूं तो दिल के करीब मेरे एनएसयूआई है। जब भी कोई कार्यक्रम हो या कोई भी समस्या हो, सबसे पहली प्राथमिकता दिल से आती है आवाज एनएसयूआई के लिए करने की, और छात्र राजनीति से ही शुरुआत की है। बहुत सारे नेता आज जो पहुंचे हैं इस मुकाम पर, वो एनएसयूआई के थ्रू ही, छात्र राजनीति से ही बढ़कर आगे निकल कर आए हैं। और ऐसे में बहुत सारी चीजें, सवाल भले ही कांग्रेस पर उठाए जाते रहे हों, लेकिन पूरा देश जानता है कि 70 साल में कांग्रेस ने बहुत काम किए। संबोधित मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिक्र यहां पर बांग्लादेश का किया, पाकिस्तान का किया, किस तरह से इंदिरा जी के कार्यकाल में यहां बड़े बड़े फैसले लिए गए। और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस वक्त से ही, जब से राजनीति में आया हूं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने ना ही प्राथमिकता में रहा है। 70 साल में देश में विकास कितना हुआ है पूरा देश जानता है, जबकि पाकिस्तान आज भी दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। अलग खालिस्तान बनने नहीं दिया इंदिरा गांधी जी ने, ये उनकी कार्यशैली थी। भले ही आज सवाल कितना भी उठाए जाते रहे हों, लेकिन आज का भारत और 70 साल पहले का भारत जमीन आसमान का फर्क है। पीसी के जरिए सीएम अशोक गहलोत जुड़े, मंत्री सुभाष गर्ग भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां प्रताप सिंह खाचरियावास भी जुड़े हैं, मंत्री हरीश चौधरी जुड़े हैं। संबोधित इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, जहां पर जिक्र राज्यों का किया, दूसरे देशों का किया। कोविड को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि अभी हालात ठीक है राजस्थान में, फिर भी गांव अभी प्रदेश के बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है, किस तरह से हालात बिगड़े, बेकाबू होता जा रहा है देश में कोरोना, और ये जिम्मेदारी हम सब की है। जब 2020 में पीक सीजन था, उससे ज्यादा मरीज अब मिल रहे हैं और ऐसे में गंभीरता और जिम्मेदारी दोनों को समझना होगा। और चलिए आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
और चलिए सीधे रुक करते हैं एनएसयूआई के 51वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर, जिसे संबोधित कर रहे हैं इस वक्त वीसी के इंडस्ट्री जरिए में मुख्यमंत्री या अशोक नौकरी गहलोत। में कहीं जाओगे तो आपकी पर्सनैलिटी साथ चलेगी आपके। इस रूप में मैं समझता हूं कि आपको जब जुड़ गए आप कांग्रेस से, तो आज आने वाला साहब भी संविधान को पाठन करवाते हैं, उसमें लोकतंत्र भी आता है, समाजवाद भी आता है और धर्मनिरपेक्षता भी आती है। और ये बीजेपी आरएसएस वाले खाली बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो माहौल हिंदुत्व का बन गया है, तो हम भी घबरा गए हैं कि वोट देंगे नहीं वही लोग। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें दबंग होकर के हमारी विचारधारा में चलना है और कामयाब वही होता है जो सच्चाई में चलता है। सच्चाई हमारे पक्ष के अंदर है, उनके पक्ष में नहीं है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले, वैसे तो आपके अभी कोई वक्ता बोले थे चीन के बारे में बोले थे, अच्छा लगा मुझे कि सब ज्ञान है आप लोगों को। एक बात है कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कैसे आया पार्टी के अंदर, ये बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कि मैं जब स्टूडेंट था और इंदिरा गांधी ने अचानक ही बैंकों में राष्ट्रीयकरण किया। पहले बैंकें जितनी दिखती है आपको, ये मालिक राष्ट्रीयकरण नहीं था इनका, इनके मालिक बड़े बड़े पूंजीपति थे, बड़े बड़े घराने थे, वो मालिक थे इन बैंकों के। इंदिरा गांधी ने एक झटके के अंदर इन बैंकों 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब 14 बैंकों को सहकारी बैंक बना दी। रात को अनाउंसमेंट किया, मोदी की तरह नोटबंदी का नहीं किया। नोटबंदी दुख दे रही देश को, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने क्या 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया और राजा महाराजाओं को फ्री पर्स मिलता था करोड़ों रुपए, वो समाप्त कर दिए। तो पूरे देश के अंदर नौजवानों में क्रांति आ गई। तो कांग्रेस के जो हमारे एनएसयूआई तो उस वक्त थी भी नहीं, परंतु जब छात्र कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, हम लोग इन कामों में थोड़ा धीरे चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वाले बहुत तेज चलते हैं। तो सीपीएम सीपीआई के जो विंग थे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्होंने उसको अभियान का रूप दिया, धन्यवाद देने के लिए इंदिरा गांधी को, और सिग्नेचर अभियान शुरू किया, हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। तो हम लोग तो स्टूडेंट थे, जब हमारे पास में आए साइन करवाने के लिए, हमने साइन कर दिए। ऊपर लिखा पढ़ा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया है और साथ में फ्री पर खत्म किया है। और भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए थे। उससे पार्टी बाद में मुरारी भाई देसाई अलग हो गए पार्टी से, वो उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर लंबी कहानी है, पार्टी स्प्लिट भी हो गई बाद में। तो कहने का मतलब है कि उस जमाने में मैंने साइन किए, उस दिन से मैं कांग्रेसी हूँ। साइन करवाने वाले कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे। आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से एक विचारधारा जब है, विचारधारा वो आपसे मिलती है, आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती है विचारधारा से, उस पार्टी में आप जाते हो और आप जहाँ आए हो वो आपको सही रास्ता है। ये धर्म नाम जाति के नाम पर छुआछूत देखिए आप, ये मानवता पे कलंक है। फ्रीडम मूवमेंट के वक्त में हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स उस जमाने में लाठियां खाते थे, परंतु मंदिर प्रवेश करवाते थे हरिजनों को। वो माहौल था। आज माहौल कहाँ है? आज वो परवाह नहीं कर रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस रूप में एनएसयू बनी है, 50 वर्ष हो गया इसको, तो मैं समझता हूँ एक दिन का मामला नहीं है। आपके राष्ट्रपति की मैं भी बात करूंगा, इसको तो एक प्रकार से 50 बार आदि शताब्दी को तो आप मनाओ, कोई राष्ट्रीय स्तर पर मनाओ इसको, तो राष्ट्रीय स्तर पर मने, जिससे कि पूरे देश के छात्रों में एक नया ऊर्जा पैदा हो, नया कॉन्फिडेंस पैदा हो, नई सोच पैदा हो, जिसकी देश को जरूरत है। आज जिनकी हाथों में सत्ता है वो लोकतंत्र की रक्षा करना छोड़ दीजिए, लोकतंत्र समाप्त करने में लगे हुए हैं। आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम देश को सुरक्षित हाथों में रखें
और देश को सुरक्षित हाथों में रखने वाली पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। एनएच वाले यूथ कांग्रेस सबको समझना चाहिए। यही बात कहता हूँ मैंने मेरे फेसबुक पे और ट्विटर पे मैंने डाला। मेरा एक जब इंदिरा गांधी ने, आपको ये भी मैं कहना चाहूंगा, उस वक्त इंदिरा गांधी जी आई थी हमारी वर्किंग कमेटी का, एनएससी की वर्किंग कमेटी में दिल्ली के अंदर। उन्होंने कई बातें में कही थी तो हमने जो है वहां से आके मैंने इंदिरा गांधी की मीटिंग से आके दिल्ली से हमने जो है मैंने अपनी राज्य की एग्जीक्यूटिव बुलाई, कार्यकारिणी बुलाई, और मैंने जो एक सर्कुलर जारी किया वो पढ़ के उस वक्त में मेरा नाम अशोक कुमार गहलोत था। आप अभी घर जाके पढ़ना आपके कई टाइम में, और इसमें मैंने दिया है वो जमाने का जो मेरे पास लेटर मिल गया मुझे। एक बार आपकी अनिश्चय का भी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप पिछले क्रम में मेरी मुख्यमंत्री रहते हुए तब मैं बढ़ रहा था, उसको बढ़ रहा था मैंने पूरा पेपर वो। सिर्फ इसलिए जमाना बदल गया, मैं नहीं चाहता कि वो पहले वाले जमाने के प्रोटोकॉल आज भी हो। पर मैं कहना चाहूंगा आपको, उस वक्त मैंने जो लिखा था, राष्ट्रीय छात्र संगठन की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित निर्णयों को अधिकाधिक सफल बनाने हेतु संगठन के हित में एक कठोर आचार संहिता बनाई है, जिसका एनएसयूआई के प्रत्येक सदस्य को पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके विरुद्ध अविलंब कार्रवाई की जाएगी। नंबर क आचार संहिता नंबर 1 मदिरापान नहीं करेगा, नंबर 2 भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा, नंबर 3 छात्राओं से अभद्र व्यवहार नहीं करेगा, नंबर 4 शादी विवाह में दहेज नहीं ले सकेगा, नंबर 5 दल में गुटबंदी नहीं फैलाएगा, नंबर 6 प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकेगा, वो जमाना चला गया। नंबर 7 आलीशान होटलों में नहीं रह सकेगा। नंबर 8 कोई भी सदस्य पदाधिकारी अपने उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। और ख दूसरा बाल दिया मैंने, इसके अतिरिक्त सभी सदस्यों को चेतावनी दी गई है कि धन का बेहुदा प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, संगठन के पद पर रहकर पद के नाम से कोई निजी लाभ नहीं उठाएगा, निरंतर फेल होने वाले छात्र संगठन में किसी पद पर के लिए अयोग्य होंगे और सादगी से रहना अनिवार्य है एवं यथासंभव खादी के कपड़े पहनने होंगे। बहुदी अशोक कुमार गहलोत, अध्यक्ष एनएसयूआई राजस्थान। तो ये मैं जो मैंने डाल दिया उसके आपके फेसबुक पे डाल दिया। आपको बहुत बहुत चौधरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपको, और उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में एनएसयूआई राजस्थान में बहुत ही मजबूत बनेगी, नया इतिहास बनाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लंबे समय के बाद में एक एनएसयूआई का ऐसा व्यक्ति आया है अध्यक्ष बन के, जो एनएसयूआई और कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात किया हुआ है, नए नए प्रोग्राम दे रहा है, जिसमें जोश है, उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, नेतृत्व देने की क्षमता है उसमें। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो आने वाले वक्त में और ज्यादा पूरे देश के अंदर सबसे मजबूत एनएसयूआई बने राजस्थान की, ये मेरा भी सपना रहेगा। और मैं आह्वान करता हूं आप सब इसमें भागीदार बने, राजस्थान की एनएसयूआई पूरे देश में मिसाल बने, मॉडल बने। यही बात कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।